हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो स्टार्ट होगा वह सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर स्टोक्योमेट्री है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोक्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। दैट मीन्स कहीं भी आप केमिकल कैलकुलेशन करेंगे तो स्टोक्योमेट्री की जरूरत हो जाती है। स्टोक्योमेट्री स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल फॉर्मूला और केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, इसी कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड स्टोक्योमेट्री। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करता है तो इससे अमोनिया गैस बनता है। इसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है N2 गैस प्लस 3H2 एरो 2NH3। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस जो ये इक्वेशन है वह क्या एक्सप्रेस करता है, ये क्या व्यक्त करता है? यह इक्वेशन एक्सप्रेस करता है, यह इक्वेशन व्यक्त करता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करता है with exactly 3 मोल हाइड्रोजन, और 1 मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट कर जाते हैं, when 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्टेड हो जाते हैं, इट yield 2 मोल अमोनिया। या 3 मोल हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो कितने मोल अमोनिया देते हैं? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो जब आपको मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन करना हो तो इस केमिकल इक्वेशन का आप हेल्प ले सकते हैं। केमिकल इक्वेशन के जो बैलेंस्ड फॉर्म है, बैलेंस्ड इक्वेशन, वो आपको बताता है दो रिएक्टेंट के मोल के बीच में क्या रिलेशन है, या रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल के बीच में क्या रिलेशन है। नॉट ओनली यह मोल के एक्सप्रेशन देते हैं, यह आपको एटम और मॉलिक्यूल के बीच का भी रिलेशन बताता है। जैसे आपको यहाँ 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होते हैं। So how many molecule of nitrogen and how many molecule of hydrogen react together to give how many molecule of ammonia? आप इसको एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। यदि मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो मोल को हम लोग मास में चेंज करने के लिए जानते हैं। जैसे मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन दे दिया तो मोल ऑफ नाइट्रोजन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो मोल ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 कर देंगे 1 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल, 1 इंटू मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल एंड 3 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन के मोल जितने रिएक्ट करेंगे उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन का मोल रिएक्ट करेगा। तो आपको मोल को यदि मास के टर्म में चेंज करें तो मास बटे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन और इंटू 3 इक्वल टू मास बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल ये हो जाएगा। तो मास बटे मोलर मास, मास ऑफ नाइट्रोजन बटे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 3 इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल ये हो जाएगा। तो मास बटे मोलर मास दैट गिव्स यू मोल। तो मोलर मास तो आप फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। जैसे आपको नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है और हाइड्रोजन का फॉर्मूला डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं H2 होता है।
तो मोलर मास आप एटॉमिक मास का सम करके यहाँ पुटअप कर देंगे, और किसी एक रिएक्टेंट का मास दिया हुआ रहेगा कितना ग्राम रिएक्ट करता है, तो दूसरे का कितना चाहिए हम लोग W उसके लिए निकाल सकते हैं। एक का मास दिया रहेगा, दूसरे का मास आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप रिएक्टेंट के मोल के साथ में प्रोडक्ट के मोल का रिलेशन बनाकर भी बता सकते हैं कितना रिएक्टेंट का मोल रिएक्ट करेगा और कितने प्रोडक्ट के मोल उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे, या कितने मास रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे और कितने मास प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे, आप इसको भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दे दिया मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ अमोनिया, दोनों के मोल का रेशियो क्या है। इक्वेशन में देखिए 1 मोल नाइट्रोजन के रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनता है। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मोल ऑफ अमोनिया में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। अब मोल ऑफ नाइट्रोजन आपको यदि दिया हुआ नहीं है, मास दिया हुआ है, तो W/m कर देंगे नाइट्रोजन के मोल के स्थान पर। और यदि आपको मास पूछा गया अमोनिया का कितना बनेगा, तो यहाँ भी आप W/m कर दीजिए मोल के स्थान पे। W/m मीन्स मोल। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया आप फॉर्मूला से निकाल के यहाँ रख दीजिए और मास W आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन यदि दे दिया तो मास ऑफ अमोनिया निकाल लीजिए, और मास ऑफ अमोनिया दे दिया है तो व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस सर्टेन मास ऑफ अमोनिया, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टोइकियोमेट्री के द्वारा एक रिएक्टेंट के कितने अमाउंट कंज्यूम होते हैं और उससे प्रोडक्ट का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का अमाउंट तो सफिशिएंट होता है, लेकिन दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट एक रिएक्टेंट के साथ में कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता है। तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट एज रिक्वायर्ड होना चाहिए उतना नहीं है, तो हम लोग उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। एक रिएक्टेंट का अमाउंट सफिशिएंट है बट दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट पहले रिएक्टेंट के साथ में कंप्लीट रिएक्शन हो जाने के लिए, पूर्ण रूप से रिएक्ट कर जाने के लिए उस रिएक्टेंट के साथ दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट यदि कम मात्रा में है, तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है वह पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, जबकि एक रिएक्टेंट का पूरा अमाउंट कंज्यूम नहीं हो पाता है। यानी कि जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं उस रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो अमाउंट हैं जो पूर्ण रूप से रिएक्ट हो गए, उसी से प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बन सकता है हम लोग निकाल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट in the reaction is that reactant which completely consumed in the reaction and it decide the amount of product formation। क्योंकि जो रिएक्टेंट बचा रह गया, पूर्ण रूप से रिएक्ट नहीं कर पाया, वह रिएक्टेंट डिसाइड नहीं करेगा कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बनेगा। बट जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, उस रिएक्टेंट के अमाउंट से, उस रिएक्टेंट के मास से, उस रिएक्टेंट के मोल से हम ये पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट या प्रोडक्ट का कितना मास या प्रोडक्ट का कितना मोल प्रोड्यूस होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट इज रिएक्टेंट which completely consumed। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, आप उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को, उस रिएक्टेंट को इन दैट रिएक्शन आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट which completely consumed in the reaction is called as लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट पूर्ण रूप से कंज्यूम हो जाए, आप उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का मास एक्सेस है, वह पूर्ण रूप से कंज्यूम नहीं होगा। दूसरा रिएक्टेंट का मास रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, वह पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा। जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा उस रिएक्टेंट को हम लोग
लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बन पाएगा। तो ये पता करना जरूरी होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्शन में कौन सा है, क्योंकि आपको दो रिएक्टेंट दिए रहेंगे और दोनों का मास दिया रहेगा, दोनों का मोल दिया रहेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हिच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लगने के बाद ही आप प्रोडक्ट का एक्यूरेट अमाउंट कितना बनेगा, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे, कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, या कितना मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, यू कैन फाइंड। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं तो CO2 बनता है। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन जब होगा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, तो CO2 बनता है। तो ऑक्सीजन जब यहां पर एक्सेस कर देंगे तो कार्बन क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में है तो कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन का कितना अमाउंट है, क्योंकि ऑक्सीजन, यदि कार्बन को आप जला रहे हो ऑक्सीजन में, फ्री सप्लाई ऑफ O2 में, एयर में, तो एयर में बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन का अमाउंट जो लिमिट क्वांटिटी में है उसी से डिसाइड होगा कितना CO2 बनेगा। तो आपको एयर में, आप फ्री सप्लाई ऑफ एयर में कार्बन को जला रहे हैं, कार्बन का एक लिमिट क्वांटिटी है, हम लोग कार्बन के अमाउंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। उसी तरह से अब मान लो कि आपको कुछ क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी दे देता है किसी रिएक्शन में, किसी रिएक्टेंट का, किसी रिएक्टेंट में किसी रिएक्टेंट का आपको एक फिक्स क्वांटिटी दे देता है। सपोज जैसे आपको मान लो N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो इससे अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं, तभी अमोनिया का 2 मोल बनता है। तो नाइट्रोजन का यदि 100 मोल दे दें और हाइड्रोजन का भी 100 मोल दे दें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें क्या होगा? जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, तो 100 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए 100 का 3 टाइम्स 300 मोल ऑफ H2 चाहिए था, लेकिन आपको H2 का अमाउंट मात्र 100 है। 1 के साथ में 3 मोल H2 का रिएक्ट करता है तो 100 के साथ में 300 चाहिए, लेकिन यहाँ 100 ही है। तो जो कम है वो क्या हो जाएगा? दैट रिएक्टेंट विल कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, दूसरे रिएक्टेंट के कंपेरिजन में जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसका, उसके मात्रा कम है, उसके अमाउंट कम है, तो हम लोग उस रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन यहाँ 1:3 के रेशियो में बाय मोल होता है, तो यहाँ पर आपको 100 मोल N2 का और 100 मोल H2 का दिया हुआ है। तो N2 का मोल तो सफिशियंट है, लेकिन H2 का मोल यहाँ पर कम है। 100 के लिए 3 टाइम्स चाहिए, इसका 300 चाहिए, लेकिन आपको 100 ही है, तो ये कम है। इट मीन्स बहुत कम है। ये आपको 100 मोल N2 का 300 मोल ऑफ H2 चाहिए, बट ये 100 मोल ही है। इट मीन्स 200 मोल ये कम है। तो जो कम है वह कंप्लीटली कंज्यूम होगा और उसी से डिसाइड होगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो प्रोडक्ट अमोनिया कितना बनेगा ये H2 का अमाउंट डिसाइड करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं 3 मोल ऑफ H2, 3 मोल H2 के प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल ऑफ अमोनिया। जब 3 मोल H2 कंज्यूम होगा तो 2 मोल अमोनिया का प्रोड्यूस होता है। तो आपको 3 मोल ऑफ H2 से जब 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो 1 मोल H2 रिएक्ट करेंगे तो 2/3 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो फिर 100 मोल से कितना प्रोड्यूस होगा? यू कैन फाइंड दिस। तो 2/3 इंटू 100 कर देंगे तो 200/3 मोल अमोनिया का प्रोड्यूस होगा। इट मीन 66.7 मोल अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। पहले आपको किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का, 2 रिएक्टेंट का या जितना भी रिएक्टेंट है उसमें आपको अमाउंट सबके दिए हुए हैं,
तो उसमें सर्च करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, इट मीन्स कौन कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, किसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, ये सर्च करना है या खोजना है। और जब लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइडेड हो जाए तब आप उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट से आपको मोल का रेशियो निकाल दीजिए, रिएक्टेंट के मोल का, प्रोडक्ट के मोल का, और इस तरह से जो अमाउंट गिवन है उससे प्रोडक्ट का अमाउंट कितना फॉर्म होगा, यू कैन फाइंड दिस। तो एनसीईआरटी बुक में लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम लोगों का ये जो टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होगा इन सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ नीट में और जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको ये भी बताया जाएगा। ओके।